कि हम जो LMA है इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं या कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। एल इट मीन्स दैट वेयर एज इन विच कंडीशंस LMA कैन बी यूज, व्हाट आर द indications for the use of LMA. First, the LMA can be used in रेस्क्यूइंग इन अ फेल्ड इंट्यूबेशन, यानी कि आप किसी भी इंट्यूबेशन जो आप नॉर्मली कर रहे हैं उसको करने में आप फेल हो जाते हैं, आप प्रॉपरली इंट्यूबेशन नहीं कर पाते, एमरजेंसी के अंदर ट्यूब आपसे नहीं हो रही, ETT आपसे पास आउट नहीं हो रही, तो आप उसको एयरवे को रेस्क्यू करने के लिए इन एमरजेंसी में फास्ट रैपिडली इंट्यूबेशन और सिक्योर एयरवे करने के लिए आप जो है ना वो LMA को यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपके पास डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है जिसके अंदर आपको स्टीलेट या बूजी को एक ट्रैक देना है, एक गाइडलाइन देनी है आपके सीधे ट्रेकिया तक, आपको ट्रेकिया जो है या वोकल कॉर्ड जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, तो आप फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी बूजी या क्या नाम है स्टीलेट को एक LMA पास करके उसकी ट्यूब के अंदर से, यानी आपने ये LMA पास किया इसके यहाँ से ओपनिंग के अंदर से, ये जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये सुप्राग्लोटिस डिवाइस जो है वो सुप्राग्लोटिक एरिया तक पहुंचेगी, आपका एयर ट्रैक क्लीन होगा, आपको वोकल कॉर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो चूँकि ये पहुंच चुका है आप इसके पीछे से स्लाइड करेंगे स्टेड या बूजी को, तो वो इसमें से गुजरता हुआ सीधा अब आपके सुप्राग्लोटिक एयरवे ट्रेकिया के ऊपर जाएगा, फिर आप इसको पुल आउट करेंगे और उसके जो बूजी या स्टीलेट है उसको यहाँ से थ्रेड करते हुए आप आगे तक जो है ना वो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जी, ये देखिए मैं आपको ये एक स्टीलेट है जो कि एमरजेंसी इंट्यूबेशन में यूज़ करवाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका यूज़ एक एमरजेंसी के अंदर एक स्टीलेट या बूजी को प्रॉपरली गाइडलाइन या प्रॉपर ट्रैक देने के लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने LMA पास किया, इसको थोड़ी सी ज़ाइलोकिन जेल जो है ना वो आप लगाएं ताकि ये स्टक ना हो कहीं पे भी। आपने इसको इस तरह से पास किया, ये आ गया, ये ट्रेकिया के अंदर तक फैसिलिटेट हो गया, और फिर ये वही ट्यूब रहेगी, स्टेड को उसी तरह होल्ड करें और LMA को जो है ना वो वहाँ से बाहर निकाल लें। LMA को पीछे से बाहर निकाला, अब ये स्टेड आपका वहीं पे का वहीं जब रहेगा तो फिर आपने इसके ऊपर जेल जो है ना वो पुट ऑन करनी है, और आपकी ETT जो है ना वो इसकी शेप जो है ना वो कर्व्ड है, लेकिन आपने जब बूजी या स्ट्रेट ऊपर से थ्रेड करना है ना तो आप इसको स्ट्रेट कर लें, या इससे बेहतर है कि आप बूजी यूज़ करें जो ऑलरेडी स्ट्रेट होती है, तो आप इसके ऊपर जेल जो है ना वो लगाएंगे और ट्यूब को ऊपर से स्लाइड करते हुए आगे तक ले जाएंगे ट्रेकिया के अंदर, और बाद में ट्यूब को होल्ड करके अंदर से उसको स्ट्रेट जो है वो बाहर खींच लेंगे। तो एक फैसिलिटेशन आपको मिल जाएगी क्या नाम है एमरजेंसी इंट्यूबेशन के अंदर LMA के थ्रू। तो there are some uses of LMA. Number one, rescue airway in a failed intubation, and secondly, facilitate blind insertion of bougie or ETT into trachea. And third point is that they facilitate the blind insertions of bronchoscopic assisted airway control. आप ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी करवाते हैं, ब्रोंकोस्कोप के बारे में कुछ लोग इंट्रोडक्शन उनको होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन मैं इसके अंदर एक डायग्राम दे रहा हूँ, एक पिक्चर दे रहा हूँ, उससे आपको उसकी तस्वीर से आपको कुछ समझ आ जाएगी। बाकी अगर मेरे पास अवेलेबल हुई तो मैं ब्रोंकोस्कोपी जो है वो डिटेल्स में वो भी आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगा किसी वीडियो के अंदर। तो ब्रोंकोस्कोपी के दौरान भी अगर आपके पास डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है, ब्लाइंड है, आपको इंट्यूबेशन क्लियर नहीं है, तो आप फिर उसके लिए भी ये सारी चीज़ें आप ये अप्लाई तो डॉक्टर्स ने करनी होती है, लेकिन एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसने इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, अरेंज करना है, तो पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो उसको पता होंगी, तो वो विद इन द टाइम एक्सेस में ला सकेगा और टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना पेशेंट को असिस्ट किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जा सकेगा। तो तीसरा पॉइंट, जैसे डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में हमने बूजी को और या स्टीलेट को फैसिलिटेट किया, इस तरह ब्रोंकोस्कोपी जो आपकी ब्रोंकोस्कोपी के आगे थ्रेड होता है उसकी फाइबर ऑप्टिक जो उसकी एक लेंथ होती है उसको भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में आप गाइडलाइन देने के लिए LMA को इसी तरह पास करेंगे, और इस LMA के अंदर से आप उसकी फाइबर ऑप्टिक की जो लंबी सी वायर होती है उसको आप इसमें से स्लाइड करके तो एक ट्रैक दे देंगे। इसके अलावा इसका यूज़ अगर आपने कभी रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, जिसको RSI भी कहते हैं, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, उस इंडक्शन में ये एमरजेंसी में की जाती है, और रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जिस कंडीशन में की जाए
तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इमीडिएटली ऑक्सीजनेशन देने के लिए, गैसेस देने के लिए, वेंटिलेट करने के लिए, रैपिड सीक्वेंस के लिए आप LMA को जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसमें नो टाइम और एमरजेंसी डिवाइस है, आपको इंटीबेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले उसको जल्दी से आप इसके ज़रिए वेंटिलेट कर सकते हैं। क्योंकि रैपिड सीक्वेंस के अंदर आपको स्लोनेस का जो है ना वो मुजाहरा नहीं करना है। यू डोंट बी केयरलेस और डोंट बी स्लो ड्यूरिंग दी RSI रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन एज अ पार्ट ऑफ रैपिड सीक्वेंस एयरवे अप्रोच। पांचवा पॉइंट इसका मैं बताऊंगा कि वेंटिलेशन जो है ड्यूरिंग जो आपकी इलेक्टिव केसेस होते हैं, ये तो मैंने इसके सारे एमरजेंसी यूजेस बताए हैं कि ये एक एमरजेंसी ट्रॉली की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ द एमरजेंसी ट्रॉली, इंटीबेशन ट्रॉली। और पांचवा पॉइंट ये है कि द फिफ्थ पॉइंट इज द वेंटिलेशन ड्यूरिंग इलेक्टिव एनेस्थीसिया टू फास्टेड पेशेंट्स विद लो रिस्क ऑफ दी रीगर्गिटेशंस। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको गर्गिटेशन का प्रॉब्लम है, रिस्क है, और लेकिन रिस्क बहुत लो है, या फास्टेड पेशेंट है ऐसे, तो उनके अंदर इलेक्टिव या एमरजेंसी नहीं, आपकी इलेक्टिव लिस्ट हो रही है, आपके पास प्रॉपरली प्री ऑप्ड पेशेंट विद लैब्स सब कुछ आ रहा है, उस पेशेंट के लिए भी जो है हम LMA को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एमरजेंसी यूजेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं एक इमेज आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट दोबारा इसके जो पार्ट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग में आते हैं उनको जब वाइवा वगैरह लिया जाता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मैंने फेस किया, जो मैंने उसका एक कंक्लूजन निकाला कि वो डिवाइसेस को ज़्यादा वाइवा के अंदर जो है ना वो पूछते हैं, उनके पार्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपकी जो है ना इसके प्रॉपर नेम्स के साथ आपको इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये जो एक लंबी सी आपको एयरवे ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं, फिर एक प्रोक्सिमल कनेक्टर होता है, जिसको ये कनेक्टर है, प्रोक्सिमल कनेक्टर है, ये 15 mm का तकरीबन होता है, जो एडल्ट जो आपका कनेक्टर है, क्योंकि आपका विंड पाइप जो है ना उसके हिसाब से इसको होता है, जो एडल्ट में 3 का 4 का 5 का यूज़ होता है, फिर 15 mm इसकी जो है ना वो साइज़ होता है। फिर इसके अलावा जो डिस्टल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है, ये इसको मैंने जैसे बोला इसको एलिप्टिकल एंड बोलते हैं, जिसको जो एक एयर बैग, ये एक कफ है जिसके अंदर एयर फिल की जाती है। अभी मैंने इसको डिफ्लेट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रॉपर कफ है, ये देखें इसके अंदर एयर जा रही है, तो ये एक इन्फ्लेट हो गया, ये एक प्रॉपर कफ है। तो ये एलिप्टिकल एंड मास्क विद आ इन्फ्लेटेड कफ मास्क, ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। फिर जो हाँ, और अब तीसरी बात, इसके साथ एक पायलट बलून लगा होता है, इसको हम पायलट बलून कहते हैं। ये पायलट बलून जो है, यहाँ से आप जब एयर फिल करेंगे तो साथ ये भी फिल होगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने एस्टिमेटली कितनी एयर जो है ना इसमें पास की है। LMA के ऊपर आप ये ज़रा गौर से देखें, हर LMA के साइज़ के ऊपर ये ये मेंशन किया होता है कि वो किस एज के पेशेंट, कितने kg के पेशेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसके ऊपर लिखा है 30 to 50 kg, और उसके ऊपर एयर भी लिखी होगी, यहाँ पर लिखा है लेस ग्रेटर, यहाँ पर मिनिमम जो है ना 20 ml से मिनिमम इसकी एयर होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 20 ml होनी चाहिए, क्योंकि 3 का एयर इसमें 20 से 30 ml तक आपकी एयर होनी चाहिए। बाकी आप फिक्सेशन के हिसाब से और इस पायलट बलून से आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपने इन्फ्लेशन कितनी करनी है, लेकिन ये एक एवरेज जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो इसके ऊपर लिखी होती हैं। कोई भी डिवाइस में कोई भी चीज़ आप जब भी यूज़ करते हैं उसको गौर से देखा करें। हमारे स्टूडेंट्स जो है ना इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते, कभी उनमें से निकलने वाले लीफलेट्स को नहीं देखा, कभी उसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो इंडिकेशंस दी गई हैं, जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उनको कभी भी नहीं पढ़ा। तो काइंडली कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके लीफलेट्स को पढ़ें, उनके एमपीयूज़ को, या वो भी डिवाइस के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, इंजेक्शन हैं या इस तरह की डिवाइसेज हैं, उनके ऊपर जो भी लिखा है उनको प्रॉपरली पढ़ें, अपने सीनियर से कंसल्ट करें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, उसके बारे में इन्फो लें, तब आप सीखेंगे। ऐसे ज़ुबानी जो है ना वो इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा समझ लगती, इन चीज़ों को लिखने का कुछ मकसद होता है, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो जैसे अब मैं इंग्लिश में इनके हिस्सों को ज़रा एलेबोरेट करूँगा फॉर जो कि अंडरस्टैंड नहीं करते हिंदी को या उर्दू को। नंबर वन शाफ्ट, नंबर 2 proximal connector that is 15 mm in size and distal end with a broad elliptical surface or with a inflatable cuff. Upper smooth surface prevent the phalangeal secretions entering the larynx and under surface with the orifice, linear bars and sits over the larynx to create a seal. ये larynx के ऊपर जाकर ऐसे sit करेगा तो ये
प्रॉपर एक सील पैदा कर देगा जिससे एयर लीक नहीं होगी और आपकी एयर जो है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अपनी सर्किट मशीन के साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा यहाँ से इन और आउट होती रहेगी। और लास्ट में जो मैंने बताया कि ये पायलट बलून है, इसके अंदर आप देखें कि ये जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है, ये तो बलून है, ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अ वन वे वेल्व, यूनी डायरेक्शनल वेल्व। ये वेल्व है, जब आप करीब से इसको देखेंगे या आप सिरिंज इसके साथ इंसर्ट करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे, ये वेल्व नीचे को चला गया। ये देखें, ये वेल्व ऊपर आ गया और ये वेल्व माइनर सा मूव करेगा, शायद कैमरे में आपको क्लियर है या नहीं, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब जब ये नीचे जाएगा तो ये एयरवे ट्रैक को खोल देगा, आपकी एयर पास होगी। जैसे ही आप सिरिंज को बाहर निकालेंगे वेल्व वापस बंद हो जाएगा ताकि एयर जो है इसके अंदर लॉक हो जाए, एयर टाइट हो जाए, एयर लॉक हो जाए, एयर लीक नहीं होगी। इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल वेल्व इसके अंदर लगा होता है। तो इसके अंदर एक यूनी डायरेक्शनल वेल्व है, एक पायलट बलून है, ये ट्यूबिंग है जो एलिप्टिकल एंड के कफ के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से एयर पास करती है। ये एक शाफ्ट है। कुछ LMS होते हैं, there are some LMS that has an external and extra tube like this that is used for this orogastric suctioning। कुछ LMS होते हैं जैसे कि फास्ट ट्रैक LMS भी होते हैं, सुप्रीम LMS भी होते हैं। उनके अंदर मैं किसी और वीडियोज़ के अंदर सिर्फ LMS की शाम को डिस्कस करूंगा, उनके अंदर क्या क्या वेरिएशंस हैं। वो ये जो मेरे पास LM है, ये क्लासिक LM है, जो फर्स्ट इन्वेंटेड, फर्स्ट डिज़ाइंड LM है ना, क्लासिक LM है, ये वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो कुछ LM में जो इम्प्रूव किए गए हैं उनके साथ एक ट्यूबिंग इस तरह की और लगाई जाती है जिसके अंदर से आप एंडोट्रेकियल भी, ओरल भी जो है ना, या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स भी इसके अंदर से गुजार के उसके ज़रिए आप सक्शनिंग कर सकते हैं। ये एक आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि ट्यूब की तरह या आपको इसको निकालने की या आपकी जगह की तंगी नहीं होती है, आपकी इसके अंदर से इसके ज़रिए अंदर तक जो है ना डीपली सक्शन कर सकते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि स्पैज़म वगैरह और जिससे क्रिएट हो सकता है, आपको सक्शनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये एक कुछ LMS होते हैं वो रीयूजेबल भी होते हैं, कुछ LMS जो है डिस्पोजेबल होते हैं, वो सिंगल यूज़ में आते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी चीज़, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप LMS जो हैं, ये तो मैंने आपको एक डेमो देने के लिए इसको पैकिंग से निकाला हुआ है, लेकिन हमेशा आप स्टर्ल्ड डिवाइस यूज़ करें, स्टर्ल्ड इक्विपमेंट्स यूज़ करें। पेशेंट को जो भी आपने चीज़ यूज़ करवानी है वो स्टरलाइज होनी चाहिए। तो सिंगल यूज़ LMS जो है उसको सिंगल यूज़ ही रखें। अगर ETO करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो ETO करवाएं, लेकिन किसी भी पॉजिटिव पेशेंट की जो यूज़ चीज़ है वो काइंडली C पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, एड्स का पेशेंट है, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, वो है कि कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई भी ऐसी डिजीज़ है, तो ऐसे LMS को रीयूज़ ना करवाएं। सिंगल यूज़ है तो सिंगल यूज़ रखें, लेकिन जो रीयूजेबल होते हैं उनको आप रीयूज़ करवाएं, लेकिन प्रॉपरली उनको ETO हर दफ़ा करवाएं वॉश करने के बाद प्रॉपरली, तो फिर आप इनको यूज़ करवाएं। तो LMS जो सिलिकॉन के भी होते हैं, PVC के भी होते हैं, रबर के भी हैं, आर्मर्ड भी होते हैं, वो सारी जब मैं टाइप्स की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ जाएंगी। अब आगे जो है ना वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये कुछ LMS होते हैं वो इंट्यूबेटिंग LMS होते हैं विद एंडोट्रेकियल ट्यूब। जैसे मैंने बताया कि एक फास्ट ट्रैक होता है, फास्ट ट्रैक की पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये एक डिस्पोजेबल LMS फास्ट ट्रैक होता है। दूसरा एक इसी तरह का एक, जैसे मैंने बताया कि एक LMS होता है जिसके अंदर गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए भी एक चैनल बना होता है, उसको प्रोसील LMS भी कहते हैं। उसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ इसकी टाइप्स हैं, वो मैं किसी दिन डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एक LMS के बाद दूसरा जो है उसमें क्या प्लस पॉइंट है, पहले में क्या नेगेटिव था, उसकी इससे क्या आपके साथ असिस्टेंस आपके साथ पैदा होती है। तो टाइप्स के अंदर these are both reusable or single use disposable LMS. Number 2, intubating LMS with endotracheal tube that are fast track, और ये disposable होते हैं, these are disposable. And LMS with the gastric suction channel is called the Procil LMS, that is also a disposable. Now we are discussing about their size. इनके साइजेस जो हैं वो रेंज करते हैं 0 से लेकर 6 तक। हमने पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो 1 से लेकर 5 तक देखने को मिलते हैं इन्फेंट से। 0 का बहुत कम यहाँ पर अवेलेबल में हमने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने 0 का LMS बहुत कम यहाँ पर देखा है, और 6 का तो शायद देखा ही ना हो, लेकिन अच्छे सेटअप्स के अंदर ये मौजूद होता है। प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर हमें यहाँ देखने को मिला। तो इसकी साइज़ जो है वो 0 से लेकर 6 तक रेंज करते हैं।
कॉमनली जो एक एक्सपीरियंस या एक एवरेज वैल्यू बताई जाती है कि 3 का ml जो है वो एक अडल्ट फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे 17-18 ईयर्स से लेकर अडल्ट फीमेल जो है। और जो मेल है उनका जो कि साइज़, बॉडी साइज़ जो है वो माउथ का वो सारा साइज़, और एक एज ए लेडी एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन फीमेल ये थोड़ा सा एक इंक्रीज़ होता है, तो उसके लिए हम 4 का LM है। ये एवरेज वैल्यू जो मेल और फीमेल, अडल्ट फीमेल और मेल के लिए हमने एक डिसाइड की हुई है कि 4 का LM है मेल के लिए और 3 का LM है जो है फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। Their LMA size ranges from 0 that is infant to 6 that is large adult, and size 3 and 4, 3 for female and 4 for male are commonly used in adult। तो ये एक एक्सपीरियंस में एक एवरेज वैल्यू आपको बता दी।